अभी गलीचे मखमल के, अभी गलीचे मखमल के, फिर खाक बिछौना है। तेरी इच्छा भले न हो पर तुझको सोना है। तो मैंने गोपाल दास नीरज के संरक्षण में बहुत काव्य पाठ किया। वो हमें बहुत दूर दूर तक कब सब लोग ले गए, और अक्सर जब अलीगढ़ के आसपास के कार्यक्रम होते थे तो मुझे वो अपने स्कूटर से बैठाल के ले जाते थे। और ठंड के दिन में हमने उनसे कहा, दादा हमें बहुत सर्दी लग रही है। बोले, अरे तुम तो पीछे बैठे हो, सर्दी तो हम झेल रहे हैं। और सुबह लाके फिर नाश्ता वास्ता करवाने के बाद और फिर हमें कायमगंज के लिए रवाना करते थे। ये एक सहयोग था या मेरा सौभाग्य कहें कि हम दोनों की ससुराल कन्नौज में थी, और वहाँ पर अवधेश अवस्थी, प्रोफेसर अवधेश अवस्थी ने एक दो बार कार्यक्रम किया, और उसका बैनर था कि सालों की ओर से जीजाओं का सम्मान। तो हम दोनों लोग मंच पर रहे और अपनी अपनी कविताएं सुनाई। और आप जो है यहाँ एक दिल के पास इटावा में इनका पैतृक घर ब्रज किशोर सक्सेना के यहाँ इनका जन्म हुआ था, और वहीं से शुरुआत में एटा से हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। लेकिन गरीबी के कारण इन्होंने वहाँ टाइपिस्ट की नौकरी की कई जगह, और डीएवी कॉलेज में भी टाइपिस्ट रहे। उसके बाद फिर ये दिल्ली चले गए, वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी करते रहे। उस धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेट रूप से इंटर और बीए और एमए फर्स्ट क्लास किया हिंदी में, और मेरठ में एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। उसके बाद फिर ये धर्म समाज डिग्री कॉलेज अलीगढ़ में आ गए। वहीं पर इन्होंने अपनी कोठी बनवाई, वहाँ आके निवासी हो गए। फर्रुखाबाद में भी कभी रहा है क्या उनका? हाँ, फर्रुखाबाद में उनका हाँ बहुत आना जाना रहा। मैंने कायमगंज में भी उनको एक बार बुलाया था, तो हमने कहा, दादा हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले, ठीक है, तुम हमको नकद पैसा दे लेना, ड्राफ्ट मत भेजना, नहीं तो लोग कहेंगे कि इतने कम में ये चले जाते हैं। और नीरज जी का वो समय हमें याद आ रहा है कि हमारे लाइब्रेरियन श्री गिरीश चंद पाल उनको अलीगढ़ से लेने गए थे। तो जिस बस पे बैठे थे, उस समय ये कोई मंत्री वगैरह नहीं थे, जिस बस पे बैठे थे गाड़ी छूटने वाली थी रेलवे स्टेशन से अलीगढ़ से। तो ये इन्होंने कहा कि बस को ले जाओ। तो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कहा कि नीरज जी बैठे, अरे जाओ, इनकी गाड़ी छूट जाएगी, और बस को रवाना कर दिया। और कासगंज से हम लोग इन्होंने गाड़ी पकड़ी और यहाँ आए, और उसके बाद फिर गए। एक बार हमने उन्हें फर्रुखाबाद महोत्सव में भी याद किया तो वो आए, मेरी बात नहीं टालते थे हम लोग। एक बार एक कब सम्मेलन में इलाहाबाद गए हुए थे। इलाहाबाद से फिर एक श्री सुनील कुमार सिंह डायरेक्टर सीमेंट फैक्ट्री के, वो हम लोगों को सतना ले गए, और वो उनका जलवा था कि अपनी गाड़ी में बैठाल के हम लोगों से कब्सरण कराए, और उसके बाद हमको और नीरज जी को रेलवे स्टेशन सतना पे छोड़ा, और तब हम लोग आए। मैंने उनके संरक्षण में मेरी शुरुआत जब हुई तो वो मंच पे जमे जमाए, और हमसे बहुत बड़े थे उम्र में। तो वो हमको आदेश करते थे कि आज तुम वहाँ कब सम्मेलन में आ जाओ, मेरा आदेश है तुम वहाँ आ जाओ। तो वो हम चले जाते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मिल गए थे, तो उन्होंने हमको कहा कि देखो तुम गीत लिखते हो, और हमारे मित्र, कई मित्र अच्छे गीतकार थे, लेकिन वो गीत में उतने सफल नहीं हुए, तो हास्य व्यंग में चले गए। जैसे माणिक वर्मा और एक दो लोग और नाम लिए। बोले, तुम गीत की तुमको समझ है, तुम गज़ल की समझ रखते हो, कभी भी कोई मंच पे चाहे जैसी परिस्थिति हो, गीत विधा मत छोड़ना। ये उनका मूल मंत्र मैंने अपना लिया। मैंने गीत विधा नहीं छोड़ी, और मैं शुरू से ही गीत, गज़ल और लोकगीत में रहा। एक बार हमें याद आ रही है, लखनऊ महोत्सव में बड़े बड़े कवि, करीब 35 कवि, जिसमें सुरेंद्र शर्मा, अपना ब्रजेंद्र अवस्थी, और उर्मिलेश जी,
ये सब लोग थे, अशोक चकधर वगैरह। तो नीरज जी हमको जो है मंच के पीछे गज़ल सुना रहे थे। बोले देखो अब मैंने नई गज़ल लिखी और आप सुनिए। तो जब सब अधिकारी आ गए, मुख्यमंत्री वगैरह पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि भाई नीरज जी नहीं आ रहे। तो बोले नीरज जी पीछे बैठे, बोले उनको बुला के लाओ। तो नीरज जी आए तो बोले क्या हो रहा था? बोले एक गज़ल जो है वो सुना रहे हैं वो। तो सुन कौन रहा कि कौन बात हम सुन रहे हैं। तो मंच पे जब भीड़ ज़्यादा कवियों की थी तो पत्रकार लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया। तो सुरेंद्र शर्मा खड़े हुए और ये कहा कि भाई हमगारी आवाज़ लगा रहे हैं कि आप सुरेंद्र शर्मा को सुनेंगे, अशोक चकधर को सुनेंगे। तो सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि देखो मैं प्रसिद्ध भले हूँ, लेकिन ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सिद्ध कवि हैं, पहले आप इनको सुनिए उसके बाद हम सुनाएंगे। तो तय ये हुआ कि एक रचना, हर कवि एक रचना पढ़ेगा, क्योंकि कवियों की संख्या ज़्यादा है और पब्लिक जिसे चाहेगी वो 2 रचनाएं पढ़ेगा। तो नीरज जी ने सबसे पहले हमें आदेश दिया कि जाओ एक गीत पढ़िए। तो मैंने एक लोकगीत पढ़ा, पब्लिक खड़ी हुई, पत्रकार लोग ने आग्रह किया कि एक लोकगीत और। तो मैंने कन्नौजी बोली में एक लोकगीत और पढ़ा, फिर खड़े हुए। तो नीरज जी ने कहा बैठ जाओ। यही तय हुआ कि 2 से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू लेने के लिए लोग आ गए। तो ये उनका एक क्रेज़ था, जहाँ नीरज जी होते थे वहाँ उनके आगे कोई और कवि ठहर नहीं पाता था, जब नहीं पाता था। उनकी स्मृति में या उनके सम्मान में आपका कोई? हाँ, एक गीत मतलब अच्छा ऐसा था, वो जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष पद में रहे, जो तो उसके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पे रहे। तो उन्होंने मतलब भाषा का कार्यक्रम जब भी होता था तो मुझे कन्नौजी बोली के रूप में वो हमें याद करते थे, और कई कब सम्मेलनों में बोली के रूप में कन्नौजी भाषा का प्रतिनिधित्व मैंने किया। एक गीत जो अध्यात्म पर था उनको बहुत पसंद था, मैंने उनको कई बार सुनाया भी, मंच पे भी रहे तो वो आग्रह करके हमसे गीत सुनते थे। वो मैं उसकी 2-4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, देखें। फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना है, होकर रहेगा जीवन में जो जब जब होना है। फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना है, रहने को हैं राजमहल और चलते कारों में, सोने सी काया लेकर जीते मनुहारों में, नैनों में सपनों की डोली मन सतरंगी है, सांसों से मादकता छल के तन मकरंदी है। अभी गलीचे मखमल के, अभी गलीचे मखमल के फिर खाक बिछौना है, तेरी इच्छा भले न हो पर तुझको सोना है। फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना है, अभी अभी था खिला डाल पर अभी झरा है फूल। इस बंद को बहुत पसंद करते थे। अभी अभी था खिला डाल पर अभी झरा है फूल, रोना है प्रतिकूल कहीं पे हंसना है प्रतिकूल, एक सांस आती है पल में एक सांस जाती, किसी को पीली किसी को कोना फटी मिली पाती, चला 4 कांधों पे कोई किसी का गौना है, कभी हकीकत लगे कभी ये जादू टोना है। फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना है, फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना। और गीत का अंतिम बंद है, देखें। तू बद चलन है जन्म जन्म का, मैं हूँ दूध धुला, मैंने ये
कहे कहे अपने को अपने आप छला, ना मेरे समकक्ष न कोई बड़ा यहाँ मुझसे, इसी अहम की खातिर मैंने जंग लड़ी खुद से। मन ही मन वो हंसे आदमी कितना बौना है, काल एक बालक जिसका ये जीभ खिलौना है, फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना है, होकर रहेगा जीवन में जो जब जब होना है, फिर चेहरे पे शिकन ये कैसी कैसा रोना है। ये गीत हमसे वो कहते थे बेटा वो गीत सुनाओ जो तुमने लिखा, अध्यात्म को बहुत अच्छा लगता है। और एक बार अभी सबसे अंत में जो है उन्होंने अलीगढ़ नुमाइश में हमको बुलाया था। मैंने कहा दादा मैं एक दूसरी जगह बुक, अरे बोले नहीं तुम वहाँ क्या तुम्हें मिल रहा है, हमने कहा नहीं आपका आदेश है तो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। 4 फरवरी 2018 को उन्होंने हमें याद किया था। मैं अलीगढ़ नुमाइश में गया था, वो मेरी अंतिम भेंट थी, 8 जुलाई शायद थी, तो वो दिल्ली में भर्ती थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई। मैं उनके जन्मदिन पर आज उन्हें याद करके भावुक हो रहा हूँ। मुझे वो तमाम बातें याद आ रही हैं जो उनके साथ मैंने पल गुजारे हैं, और अच्छे कार्यक्रमों में उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी किताब धीरे धीरे बरस का के मतलब संबंध में भी उन्होंने बहुत अच्छे अपनी शुभकामनाएं दी। मैं उनको याद करके उनको नमन करता। गोपाल दास नीरज के जीवन चक्र के प्रथम चरण में निश्चित रूप से कुछ ऐसी गुर्बत जैसी परिस्थितियां रही होंगी जिससे वो आहत भी हुए, शिकायतें भी की, और उसमें उन्होंने अपनी जो कविता रची उसमें वो बात कही भी कि भूख ने चाट ठठरी कर दी कंचन काया, भर दिया प्यास ने लावा प्यासे प्राणों में। डीएवी कॉलेज के छात्र थे, वहाँ भी अभावग्रस्त थे, और वहाँ की भी जब वर्णन उन्होंने किया, और ऋषियों के नाम वाला वो नामी कॉलेज, प्यार देकर भी न्याय जो न दे सका हमको मुझको, मेरी बगिया की हवा जो तुम उधर से गुज़रे, कुछ न कहना बस गले से लगाना उसको, आज भी उसके डेस्कों पे पड़ी जमुहाती, मेरी ठिठुरी सी सुबह सुन रही होगी लेक्चर। बड़ी मार्मिक लाइन है, मेरी ठिठुरी सी सुबह सुन रही होगी लेक्चर, माने वांछित कपड़े भी नहीं रहे होंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी गुर्बत का वर्णन किया। लेकिन उसके बाद जो गीत की यात्रा चली वो रूप से शुरुआत हुई। क्या शबाब था, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नज़र उठा। इस तरीके से उन्होंने जो रूप के सौंदर्य के जो बिंब खींचे वो बहुत ही मोहक सिद्ध हुए। लेकिन शायर लुधियानवी की तरह उनकी निगाहें और सरोकारों पर भी गईं। वो उनको केवल श्रृंगार और रूप और रस का गीतकार मानना एक भ्रम है, एक बहुत बड़ी भूल है। उनको जैसे शायर ने चकले देखे और उनकी दुर्गति का वर्णन किया, तो निश्चित रूप से नीरज की भी निगाह धरी गई। और बस्ती व मूलगंज जहाँ कोठों पर, रात सोने को नहीं जागने को आती है, एक ही रात में वो रूप की अपरूप कली ब्याह भी करती है और बेवा भी हो जाती है। जीवन एक रस नहीं चलता है, हम पत्ते तूफान के, ऊपर चढ़ते नीचे गिरते, आंधी संग भटकते फिरते, और जिस पर लंगर नहीं मुसाफिर हम ऐसे जलयान के। इसी तरीके से उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन का और मानव जीवन का, विश्व जीवन का आधार उन्होंने प्यार ही माना। प्यार अगर थामता न उंगली पथ में इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वेश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता, ईश्वर तक अपराधी होता, सारा खेल दोबारा होता। इस तरीके से नीरज ने
अपने गीतों के माध्यम से अपनी व्यथा कही, मानव मात्र की व्यथा कही, विश्व की व्यथा कही, प्रकृति की व्यथा कही, और उस व्यथा में से अनेकों रंग चुने उन्होंने और उन रंगों पर बाकायदा अपनी अभिव्यक्ति दी। और ऐसे लोगों को भी कहा कि जो आप जानते तानते कुछ नहीं हैं लेकिन बहुत दूर की ताना करते हैं, खड़े तो दर पे हैं लेकिन हरम की बात करते हैं, नकाबे जींस तो गोया रूह गम की बात करते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक तो कवि के सम्मान के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। वो नहीं चाहते थे कि कवि का दर्जा समाज में किसी से भी नीचा रहे, और वो स्वयं इतने ऊंचे थे, उनका कद इतना ऊंचा था कि उनके सामने मंत्री, मिनिस्टर, राष्ट्रपति कोई भी बराबरी नहीं कर पाता था। यूपी के लोगों के प्रति उनके मन में निश्चित रूप से बहुत प्यार था, और वो प्यार उन्होंने लुटाया भी मंचों के माध्यम से। जिस मंच पर नीरज विराजमान हो गए, फिर वो पूरा कवि सम्मेलन उन्हीं के नाम हो गया। यदि किसी कवि ने कितना भी मूर्धन्य रहा हो, कितना भी सुनामधन्य रहा हो, अगर उसने नीरज की निंदा कर दी तो वो किसी कीमत पर श्रोताओं के लिए रुचकर नहीं होता था और उठ करके हटा ही दिया जाता था।